हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम आपस में ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए जो कि 1 एम्पियर की करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 एम्पियर की करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है। तो आप जरा बताइए, इफ़ Q इक्वल टू 1 एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब 1 एम्पियर। यानी जब हम लोग 1 कूलाम चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से फ्लो करा देते हैं तो 1 एम्पियर की करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, 1 एम्पियर की करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो इसका मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज चाहिए 1 सेकंड में। तो 1 कूलाम चार्ज का मतलब है कि Q बराबर कितना, यानी कि हमें 1 कूलाम चार्ज चाहिएगा 1 सेकंड के अंदर, तभी 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो Ne यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है। तो Q बराबर Ne लगा करके हम लोग N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 अपॉन E आ जाएगा। और 1 अपॉन E का मतलब है कि 1 अपॉन E की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर जा करके कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। जब आप 1.6 इसको डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 10/16 इंटू 10 की पावर 19। इसमें से आप एक काम कर लीजिए कि 10 की पावर 19 में से 10 इधर ले लीजिए तो ये जाएगा 10 की पावर 18 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन, है ना, n इज इक्वल टू कितना 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 16 6 जा 96 मतलब अब देखिए तो 16 फिर 4 बचेगा तो 16 2 जा 32 और फिर 16 5 जा ओके। तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना 18, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने आएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहे हो तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 एम्पियर। तो अगर आपको 1 एम्पियर की करंट कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कराने होंगे। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया हुआ है क्या, यस सी ऑप्शन में दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, है ना। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, गिवन 3 इक्वल रजिस्टर्स हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टेकन ऑल ऑफ देम टुगेदर विद कैन बी मेड। मतलब अगर आपको 3 इक्वल रजिस्टर्स दे दिए गए हों तो 3 इक्वल रजिस्टर्स के साथ आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको जब मैं क्वेश्चन बता रहा होता हूं तो आप क्वेश्चन को पहले एक बार वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को पढ़ के एक बार उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और फिर जब अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत बेहतर, आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो फिर सॉल्यूशन को देखिए कि क्या समझाया गया। तो इसने कहा 3 इक्वल रजिस्टर्स अगर मैंने आपको दे दिए तो हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टेकन ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन बी फॉर्म्ड। मतलब हम लोग अगर 3 रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हों तो हम उनसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात 3 रजिस्टर्स के आप ये 3 एक पहला कॉम्बिनेशन तो ये बनाएंगे कि तीनों को किस में जोड़ दिया जाए, सीरीज में जोड़ दिया जाए। 3 रजिस्टर्स मैंने आपको दे दिए इक्वल रजिस्टर्स, तो तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। या फिर एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। इन तीनों रजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, ये एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी ये सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप किन्हीं 2 को सीरीज में रखिए और एक को उनके पैरेलल में ले लीजिए, ठीक है ना। किन्हीं 2 को आपस में सीरीज में ले लीजिए, ये R और वो इनके पैरेलल में, ठीक है ना। तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। चौथा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि किन्हीं 2 को आप पैरेलल में रखिए और एक को उनके सीरीज में ले लीजिए, ठीक है। तो एक रजिस्टर से उनके किस में ले लीजिए, सीरीज में। देखिए आपको देखने को समझ में आ गया होगा कि ये 3 4 कम्बिनेशन हम लोग आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग 3 रजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करके कोई एक सर्किट बनाने की कोशिश करें तो वो सर्किट इन 4 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो तीनों को सीरीज में ले लिया जाए, तो तीनों को पैरेलल में ले लिया जाए, या तो तीनों को में से 2 को सीरीज में और एक को पैरेलल में, या फिर 2 को पैरेलल में और एक को सीरीज में ले लिया जाए। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा है। आपको जानना चाहता है आपसे कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यानी कि रजिस्टर्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनको कंबाइन करने के क्या क्या मेथड्स और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इन तरीकों से हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं। और वो ऐसे भी पूछ सकता था कि इन तरीकों में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आप जान ही रहोगे जब तीनों को अगर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन
अभी ये क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तो बस इतना ही पूछा था कि 3 रजिस्टर्स अगर आपको दिए गए हो तो उनको आप कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 मेथड हैं उन तीनों को कंबाइन करने के। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, मतलब हर एक मेटल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही बात होती हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R बराबर रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। देखिए आपने ये फॉर्मूला तो जरूर याद किया होगा, R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला आपने तैयार किया होगा तो उसमें देखा होगा कि इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, R बराबर रो भी है, L भी है, A भी है। तो इसका मतलब रो है इसमें रेजिस्टिविटी, यानी ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, मतलब उस कंडक्टर का उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहली बात आपको रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले एक बार खुद से सोचिए। मैंने फिर बताया कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर खुद से सोचिए, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाइए। तो क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस हैं हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, वॉल्यूम। आप खुद बताइए कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जब आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आपने पढ़ाई किया तो आप जान रहे होंगे कि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, मतलब अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी अलग, मतलब अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। इसका मतलब वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करता है, रेजिस्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, लेकिन मेनली रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है, तब उसके कारण रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा और रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इसलिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनमें से किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, तो टेम्परेचर से ही अफेक्ट होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को टेम्परेचर अफेक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें रेजिस्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती। या तो आप समझ लीजिए 2 चीज़ें हैं, या तो मटेरियल की नेचर अगर बदल जाएगी तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, या फिर एक सेम ही मटेरियल रहते हुए टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन, यानी द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज, इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ इन 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब ऐसे रेजिस्टेंस जिनमें कि ओम वाला रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर में, जैसे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ओमिक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है उनमें ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता, उनमें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। तो जरा देखिए इसमें कि कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकती है। तो पहले में दिया है कॉपर वायर, नहीं कॉपर वायर का तो रेजिस्टेंस होता है। फिर दिया फिलामेंट लैंप, यानी कि जो फिलामेंट लैंप होता है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल होता है, ठीक है ना। जो फिलामेंट लैंप का मतलब जो बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट के अंदर रेजिस्टेंस हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तीसरा दिया कार्बन रजिस्टर, तो कार्बन रजिस्टर में तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया आपका। चौथे ऑप्शन में दिया डायोड, तो डायोड के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता, समझ गए ना। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डायोड। तो यानी कि अगर बस पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है तो आपको जवाब देना होगा डायोड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप्ड इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, इट्स लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A शैल रेस्पेक्टिवली B। मतलब अगर हम लोग किसी एक कॉपर के वायर को कट करके, यानी कॉपर के वायर को कोई शेप दे करके एक कंडक्टर बनाना चाहते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस का, यानी कि कम रेजिस्टेंस का एक कोई कंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो इट्स लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A क्या होना चाहिए। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। तो एक में दिया गया है कि लेंथ को आप L रखें और एरिया को 2A कर दें,
लेंथ को L रखें, एरिया को 2A कर दें, यानी कि लेंथ को कांस्टेंट रखें और उसको, यानी कि एक मेटेलिक, एक सर्टेन पीस ऑफ कॉपर है आपके पास, उसको हमें शेप देना है और उसको नई शेप दे करके एक रेजिस्टेंस बनाना है जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसने कहा कि लेंथ को आप एज इट इज़ रखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दीजिए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब लेंथ और एरिया दोनों पर आपको डिपेंड करेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये रिलेशन तो समझ में आता है। तो अब इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले मैं कहा कि लेंथ को एज इट इज रखा, एरिया को डबल कर दिया। अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात सही है, लेकिन रेजिस्टेंस यानी कि कम हो जाएगा। लेकिन ये 4 ऑप्शन में सबसे मिनिमम कब आएगा, यानी इनमें सबसे कम कब आएगा? तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि R इक्वल टू रो L अपॉन ए में जब आपने रो R बराबर रो L अपॉन ए, इस फॉर्मूले में आपने L को एज इट इज रखा, इसको चेंज किया तो आप मान लीजिए कि आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको डबल कर देने से, भाई एरिया को डबल कर देने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया? दूसरे ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि अगर हम लोग लेंथ को L/2 कर दें और एरिया को डबल कर दें, तो देखिए लेंथ को अगर आप डबल कर देंगे, लेंथ को L/2 कर देंगे, लेंथ को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, और एरिया को डबल कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो पूरा मिला के रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, रो, और इसको आपने क्या कर दिया, लेंथ को कर दिया आपने आधा यानी L/2, और एरिया को भी कर दिया आपने कितना, 2A। तो ये 2 नीचे आकर के, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, ये आ जाएगा आपका रो L अपॉन 4A। तो अभी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यानी इन दिस सिचुएशन 1/4। पहले ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हाफ हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1/4 हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में इसने कहा कि हमने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दिया। तो इसका मतलब है अगर लेंथ को भी डबल कर दोगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दोगे तो लेंथ के डबल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डबल कर देने से 2 से 2 कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, मतलब 1। आप इसको ऐसे याद रख लिए, 1 हो गया, ठीक है ना। यानी कि एज इट इज R, जो R डैश और R होगा उसका रेशियो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा रेजिस्टेंस। फिर उसने कहा एक में 2L और A/2, तो लेंथ को आपने डबल कर दिया, यानी कि चौथे ऑप्शन में कहा गया हमसे कि लेंथ को हमने डबल कर दिया और एरिया को A/2 कर दिया, ठीक है। तो जब आप लेंथ को डबल कर देंगे और एरिया को A/2 कर देंगे, तो आप जरा फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, R डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो, और लेंथ को हमने डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, तो 2 ऊपर जा करके कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर चौथे ऑप्शन में 4 टाइम्स आएगा। यानी कि आप खुद देखिए 1, 1/2, 1/4 और 4 में सबसे छोटी वैल्यू कब मिल रही है आपको, 1/4 पे मिल रही है, 1/4 पे। तो अगर आप जरा सा भी ध्यान से पढ़ें तो आप ऐसे भी जान जाएंगे कि लेंथ के घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये दोनों फैक्टर ही रेजिस्टेंस को घटाने का काम कर रहे हैं। यानी कि थर्ड ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में, किस में दिया था, सेकंड ऑप्शन में दिया था, तो सेकंड ऑप्शन में L/2 और 2A दिया हुआ है। तो इसका मतलब लेंथ भी घटाई जा रही है और एरिया को बढ़ाया जा रहा है, और दोनों ही फैक्टर रेजिस्टेंस को घटाने का काम करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जब रेजिस्टेंस मिनिमाइज होगा तो वो इस केस में होगा, यानी सेकेंड केस में होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को चेक करिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। अगर क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ जा रहा है, उसका ऑप्शन भी आपके समझ में आ जा रहा है, तो फिर आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या आंसर देने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट जल्दी बिल्ड होंगे, ज़्यादा बिल्ड होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान लगा दें आप तो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ कॉपर। एक कॉपर की मोटी सी रॉड ले ली जाए, कॉपर की एक मोटी सी रॉड ले ली जाए और कॉपर का ही एक पतला सा वायर ले ली जाए। तो अगर कॉपर की एक मोटी सी रॉड और कॉपर का एक पतला सा वायर ले करके हम लोग कोई रेजिस्टेंस, मतलब उसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करें, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात किसकी चल रही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात होती है। तो रेजिस्टिविटी मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था। आप जरा एक बार ऑप्शन चेक करिए, पॉज करके वीडियो को ऑप्शन चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ऑप्शन में चलिए देखिए, अगर आपने देख लिया है तो आप देखिए जरा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले ऑप्शन में कहा है कि रेजिस्टिविटी जो है
अगर थिन रॉड के बजाय द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर वायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर, मतलब पतले वायर, कॉपर के जो पतले पतले वायर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो मोटी रॉड होती है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। पहले ऑप्शन में दिया है लेस होगा, दूसरे ऑप्शन में दिया है मोर होगा, तीसरे ऑप्शन में दिया है सेम होगा, चौथे ऑप्शन में दिया है डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखिए अगर जरा सा आपने ना चूक गए, जरा सा एग्जाम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्ड यूज किया गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर बात रेजिस्टेंस की करें तो रेजिस्टेंस का के ऊपर मोटाई का और पतले होने का, वायर के पतले होने और मोटे होने से फर्क पड़ता है। बताइए मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आखिर जो हम लोग नॉर्मली जो बाहर हमारी मेन लाइन आती हैं, जो मेन लाइंस आती हैं, ठीक है ना, जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है हमारे घरों के बाहर, जिससे हम लाइट लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मतलब उन वायर की मोटाई को ज़्यादा क्यों रखा जाता है, और जो टेलीफोनिक वायर होते हैं और जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो वायर होते हैं उनको पतला क्यों रखा जाता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सोचिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। इसने कहा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो अगर एक मोटी रॉड ले ली जाए और एक पतला वायर ले लिया जाए कॉपर का, तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करके बताइए किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि मोटाई पे, लंबाई पे, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी कॉपर के वायर को कितना भी लंबा कर दो, किसी कॉपर के वायर को कितना भी पतला कर दो, किसी कॉपर के वायर को कितना भी मोटा कर दो, लेकिन उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने कॉपर के मटेरियल को नहीं चेंज किया है। मटेरियल अगर एज इट इज रखा है तो रेजिस्टिविटी भी एज इट इज रहेगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एज इट इज रहेगा। उम्मीद रखता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ऑप्शन भी आप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अदरवाइज आप या तो ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कहोगे कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, और कम दिमाग लगाओगे तो बस या तो इसमें लेस या फिर ग्रेटर करके आप आंसर कर दोगे। ये नहीं करना है, ध्यान से समझिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो ना तो इसमें आपने टेम्परेचर को चेंज किया, ना आपने इसमें मटेरियल को चेंज किया, इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो सेम रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। ओके, हमने एक 3 ओम के एक रेजिस्टेंस को, 3 ओम का एक वायर था, 3 ओम का एक वायर था, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम। इस वायर का हमने इसको 3 हिस्सों में काट दिया, 1 2, यानी 1 2 3, इन 3 पीस में इसको कट कर दिया। अब इसने क्या कहा, विच आर देन जॉइंड देम टू फॉर्म ए ट्राइंगल। अब इनको हमने एक ट्राइंगल की फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, आपस में ट्राइंगल की फॉर्म में ज्वाइन कर दिया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब उस ट्राइंगल के जो 2 कॉर्नर्स होंगे उनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो देखिए एक बार वीडियो को आप पॉज करिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। अगर आप आंसर तक पहुंच जाते तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज वीडियो को ऑन करिए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि पहले आपसे खुद से सॉल्व हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप से एफर्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, है ना। ज़्यादातर आप सॉल्यूशंस के पीछे मत भागिए, बल्कि क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को पढ़कर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मेरे सॉल्यूशन को पकड़िए, जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको देख लीजिए, बस उसको रट लीजिए, मैंने बता दिया यही आंसर सही है, इसको ले जाके लिख दीजिए एग्जाम में। नहीं, आपका मेन मोटो होना चाहिए, मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन मकसद होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, क्या जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमसे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली बात, हमने 3 वायर को, आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ, हमने इस 3 ओम के वायर को 3 बराबर हिस्सों में कट कर दिया और उसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में जॉइन कर लिया। तो मान लीजिए कि पहले वाले का रेजिस्टेंस हो गया आपका, तो जब 3 बराबर हिस्सों में कट करोगे तो हर एक का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले हिस्से का रेजिस्टेंस 1 ओम और दूसरे का भी 1 ओम और तीसरे का भी 1 ओम हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से इन 1 ओम 1 ओम 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस को एक ट्राइंगल की फॉर्म में ज्वाइन कर लिया, क्वेश्चन में कहा गया है। और जब इसको ट्राइंगल की फॉर्म में ज्वाइन कर लोगे तो उसने कहा उसके किन्हीं 2 कॉर्नर के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। यानी कहने का मतलब ये है
कि आपको जो बैटरी अप्लाई करनी है वो उसके किन्हीं दो कॉर्नर के बीच अप्लाई करनी है। तो आप कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी अगर आप ज़रा सा भी ध्यान से पढ़ाई किए हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या कहा गया, दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए रेजिस्टेंस सीरीज में कब होते हैं, जब किसी एक रेजिस्टेंस का सेकंड दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से, दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से, तीसरे का दूसरा एंड चौथे के पहले एंड से अगर आपस में कनेक्टेड हो तो रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाते हैं। इसका मतलब अगर आपको इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करना है तो इनको लाइन बाय लाइन यानी कि एक दूसरे के एंड को जोड़ते हुए इनको कंबाइन करना होगा। तो इनके इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये तीन रेजिस्टेंस आपने जो कंबाइन किए हैं, इनमें से ये दो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होंगे दोनों सीरीज में हैं, और ये वाला जो है वो इन दोनों के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो आप इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, फिर इन दोनों का जो आ जाएगा उसके साथ इसका पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके। और आप जानते होंगे कि रजिस्टर्स जब सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर कई सारे रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जब हम निकालते हैं तो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल ही होता है। तो मतलब RS बराबर R1 प्लस R2, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप, RS बराबर पहले वाले का आ जाएगा 1 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 2 ओम। अब इन दोनों का मिला के जो 2 ओम बना वो, और ये जो एक 1 ओम बना ये, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, और जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/R1। अब R1 आप इस पूरे को मानिए, इन दोनों का मिला के कितना हो गया 2 ओम, तो इसका मतलब 1/2 प्लस, और ये अकेला कितने का हो गया 1 का, तो 1/1, तो यानी 1/RP इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1/RP इक्वल टू कितना, ऑप्शन देखिए एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा इतना 1 + 2 यानी 1/RP इक्वल टू 3/2। इसका मतलब RP इक्वल टू 2/3 ओम, RP इक्वल टू 2/3 ओम। तो यानी जो पैरेलल में कंबाइन होने के बाद जो लास्ट में अल्टीमेट रिजल्ट आया, जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2/3 ओम। देखिए ऑप्शन में कहीं ढूंढिए, यस पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ 2/3 ओम, दूसरे में 3/2 ओम, तीसरे में 1/2, चौथे में 1/3, तो है ही नहीं। आपको 2/3 और 3/2 में कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपने यहाँ लाकर छोड़ दिया तो आपको 3/2 में कन्फ्यूजन आ सकता है। यहाँ नहीं छोड़ना, हमें तो क्या निकालना था, RP निकालना था ना, 1/RP नहीं निकालना था। ये जो फॉर्मूला होता है 1/RP का होता है, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा तो उसके रेसिप्रोकल का वैल्यू आई अभी फिलहाल 3/2। लेकिन अगर आपको RP की वैल्यू निकालनी है तो फिर इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा। 1/RP का रेसिप्रोकल RP, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, तो आंसर 2/3 ही सही होगा। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर हमने किसी कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यानी कि अगर किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को आधा कर दिया, किसी वायर की रेजिस्टेंस को लेंथ को यानी कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दें, तो अभी मैंने बताया था आपको कि फिर वही फॉर्मूला वापस R बराबर ρl/A, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लेंथ को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस आधा किया कि डबल किया, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ। अच्छा लेंथ को आधा कर दिया तो भाई लेंथ को आधा कर दोगे, बाकी चीज़ों को अगर एज इट इज़ रखोगे और लेंथ को आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। साफ साफ समझ में आ रहा है भाई, इस लेंथ को आप आधा करोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना दोनों के। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे लिख लो कि नया रेजिस्टेंस R' तो रो को एज इट इज़ रखा, लेंथ को L/2 कर दिया, एरिया को एज इट इज़ रखा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कितना, रो यहाँ ले लीजिए आप, ये बन जाएगा आपका कितना, बल्कि 1/2 बाहर ले लीजिए और ये बन जाएगा ρl/A फिर से। तो R' की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2R, मतलब आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, पहले वाले रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आधा कहीं दिया है क्या, हाँ ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि हाफ हो जाएगा, तो वही आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो हमें याद नहीं रहता कि अरे यार इसने यही यूनिट पूछनी थी क्या। इसमें पूछा है द सीमेन इज द यूनिट ऑफ, सीमेन किसकी यूनिट होती है, तो आपको बोले जा रहे ओम पूछ लेता, वोल्ट पूछ लेता है ना, एम्पियर पूछ लेता, हेनरी पूछ लेता, मतलब इतनी सारी यूनिट हमने याद की है। ये अजीब सी यूनिट कहाँ से आ गई सीमेन, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। सीमेन की यूनिट आपको समझना, सीमेन क्या होता है, सीमेन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्यों, देखिए दो चीज़ होती हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस।
एक होता है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। उस कंडक्टेंस की यूनिट ही सीमेन होती है या ओम इनवर्स होती है, ठीक है ना। तो 1 ओम इनवर्स बराबर 1 सीमेन भी होता है। मतलब कहने का यह है कि सीमेन को ही ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। बात समझ रही है। तो यानी कि उसने ओम इनवर्स ना पूछ करके सीधे आपसे क्या पूछ लिया, सीमेन पूछ लिया कि बताओ सीमेन किसकी यूनिट होती है। तो सीमेन जो है वो कंडक्टेंस की यूनिट होती है। देखिए ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है क्या, पहले में रेजिस्टेंस, दूसरे में कंडक्टेंस, तीसरे में स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, याद रखने वाली बात है, उसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच एनर्जी, है ना, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाई ए 100 वाट लैम्प यूज्ड फॉर 6 आवर। अगर हम लोग 100 वाट के एक लैम्प को, मतलब एक लैम्प की पावर कितनी दी गई है 100 वाट, उस 100 वाट के एक लैम्प को अगर हम लोग 6 घंटे तक 30 दिनों तक जलाते रहें, कितने टाइम तक, 6 घंटे तक, 6 घंटे। तो 6 घंटों को पहले आप सेकंड में बदल लीजिए, एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 6 × 3600 आपका ये हो जाएगा आपका टाइम सेकंड में। इतना टाइम आ जाएगा 6 घंटों में, तो इतने सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कितने दिनों तक हमने इसको चलाया, 30 दिनों तक चलाया। तो इसका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दिए हैं यानी डेज जो दिए हैं वो कितने हैं, 30 दिन। अब हर दिन हमने 6 घंटे चलाया 30 दिनों तक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जो सेकंड में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 दिनों का टाइम। एक दिन में हमने इतने घंटे चलाया, तो 30 दिन में 30 × 6 × 3600 सेकंड, इतने सेकंड टोटल चला होगा। इसका मतलब ये जो बल्ब है ये इतने सेकंड तक लगातार जला होगा। चलिए इतना हो गया। तो फिर हमें पावर दे रखी है और हमसे एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए लैम्प का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो पावर इनटू टाइम करना होगा। अब पावर देखिए कितनी दी गई है, पावर दी गई है 100 इंटू में कितना 3600 × 6 × 30। अब आप देखेंगे इसको, तो इसमें कितनी आ गई वैल्यूज़। देखिए सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो वाट सेकंड में आएगा, वाट सेकंड में। आप पहले ऑप्शन देखिए कि आपको आंसर किस में दिया हुआ है। तो आंसर एक दिया हुआ है किलो जूल में, एक दिया हुआ है किलोवाट आवर में, एक दिया गया है जूल में। तो पहली बात तो जो हमारा आंसर आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि पावर को हमने किस में लिया, एसआई यूनिट में लिया, और टाइम को भी हमने किस में लिया, एसआई यूनिट में लिया। तो अगर इतना आंसर आ रहा हो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप देखिएगा 6 6 जा, चलिए मैं करा देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहली बात 6 6 जा 36, पहले तो 1 2 2 4 1 5 5 0 कर लो 10 की पावर 5। अब कहीं दिया है क्या 648 × 10 की पावर 5, तो 648 × 10 की पावर 5 ये जूल में आ गया। अब अगर इसको जूल से हमें, अब इस तरह तो जूल में कहीं दिया नहीं आंसर, जूल में ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो फिर इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, किलोवाट आवर में बदलना पड़ेगा। और किलोवाट आवर में बदलने का बहुत बेहतरीन तरीका था कि आपको 648, ये और आसान हो जाता है अगर हम लोग इसको डिवाइड नहीं करते, यानी डिवाइड ना करके अगर हम लोग सीधे इसको किलोवाट आवर में बदल देते, तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। तो अगर आप जूल को किलोवाट आवर में बदलना चाहते हैं तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/3.6 × 10 की पावर 6 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रिकल यूनिट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर ही होती है, तो आंसर भी हमारा ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि किलोवाट आवर में ही आएगा। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी देखिए वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एनर्जी बराबर आपका आया था कितना 100 × 3600 और इंटू में कितना 6 × 30 और अपॉन में कितना आ गया, अब इससे डिवाइड करा दोगे तो 3.6 × 10 की पावर 6। अब देखिए पॉइंट हटा करके एक जीरो आप और बढ़ा दीजिए, यहाँ पर यहाँ बढ़ा दीजिए। चलिए तो इस 36 से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1000। अब 1000 तो ऊपर आ गया और ये 6 3 18 हो जाएगा। मतलब देखिए 2 0 ये 3 0 ये 3 2 5 और 6, इन 10 की पावर 6 से ये 0 खत्म, ये 3 0 खत्म, ये 2 0 खत्म, टोटल खत्म हो जाएंगे। तो 6 3 कितना बचेगा 18 किलोवाट आवर इज द राइट आंसर। आप ना जो आपका आंसर आया था ना अभी 648 × 10 की पावर 5, अगर उसको भी आप 3.6 × 10 की पावर 6 से डिवाइड करते तो उसका भी आंसर यही आता, ठीक है ना। मतलब उसको भी डिवाइड करने पर इतना ही आता, 18 ही आता। तो 18 किलोवाट आवर आंसर हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग आम बोलचाल में यूनिट यूज़ करते हैं ना, कि हमने आज 20 यूनिट जला ली, हमारे घर में तो 10 यूनिट का अब की बार हमारा कितना बिल आया, 200 यूनिट का बिल आया है।
अब की बार अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा बिल आ गया। अब की बार हमारा कितना बिल आया? 300 यूनिट बिल आया। क्यों? यहाँ भाई हमने एसी चला रखा था, बहुत ज़्यादा एसी चलाया इस महीने हमने, तो 300 यूनिट का बिल आया। तो इसका मतलब जो यूनिट वर्ड यूज़ कर रहे हो ना आप, यूनिट वर्ड, वो यूनिट ही 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। अगर आपने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट खर्च कर दिया, तो समझिए आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च कर दी। और 1 किलोवाट आवर एनर्जी का मतलब होता है कि अगर 1 किलोवाट के किसी अप्लायंस को, 1 किलोवाट के किसी अप्लायंस को आप 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यू, यानी कि 1 घंटे तक आप 1 किलोवाट के किसी अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज़ करते रहें, तो जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि किरचॉफ का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो इनमें से किसका परिणाम है, ठीक है ना। किरचॉफ का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो इनमें से किसका परिणाम है, ठीक है ना। वो कह रहा है, पहला ऑप्शन में दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इस पे क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे बने हुए हैं, है ना। अगर लेंज लॉ पूछेगा तो लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इसने पूछा किरचॉफ का जो लॉ है, किरचॉफ का जो लॉ होते हैं, किरचॉफ के 2 लॉ है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को केसीएल कहते हैं, मतलब किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ को केवीएल कहते हैं, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो इसका मतलब किरचॉफ के जो लॉ हैं वो 2 हैं, और उन दोनों लॉ के बारे में पूछा है कि जो किरचॉफ के लॉ हैं वो इनमें से किसका परिणाम है, या इनमें से किसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी करंट किसी एक पॉइंट पर, जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी, यानी कि रुकती नहीं है करंट। तो कुल मिलाकर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाली सभी करंट का सम उसी पॉइंट से या उसी जंक्शन से जाने वाली सभी करंट के सम के इक्वल होता है। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। और किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में अगर हमने ये बात समझ ली तो इसका मतलब चार्ज ना तो कहीं अपने आप पे क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा पूरे सर्किट में। मतलब जितना चार्ज 1-2 ब्रांच से आएगा, अगर आगे 3 ब्रांच मिल रही है तो तीनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, उतने में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज के आने और जाने में कोई रुकावट नहीं होती, यानी कुल मिलाकर के जो चार्ज होता है वो कहीं पर भी एक जगह पर ना तो क्रिएट होने लगता है ना डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो कंजर्व रहता है। जितना चार्ज किसी सर्किट में एक बार फ्लो कर रहा है वो लगातार उतना ही चार्ज फ्लो करता रहता है। उस चार्ज के अंदर ना तो कमी आती है ना बढ़ोतरी होती है, मतलब इंक्रीमेंट होता है। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। मैंने देखिए अभी ऑप्शन नहीं देखे हैं, आप लोग अगर देख रहे हैं और आप वीडियो को पॉज करके आराम से ऑप्शंस देखकर अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आप समझ में आ जा रहा है तो ठीक, अदरवाइज सॉल्यूशन देखिए जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात चार्ज हो गया, तो अभी इसमें चलिए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। दूसरा, अच्छा उसने ये भी पूछा कि फिर जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जो वोल्टेज होता है किसी एक बंद लूप में, यानी किसी एक क्लोज लूप के अंदर जो ईएमएफ या वोल्टेज होता है वो उस लूप में जाने वाले टोटल करंट और उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी E बराबर IR। अब E बराबर IR जो है इसका मतलब है कि जितना एनर्जी आपको मिल रही है उतनी एनर्जी आप दूसरी फॉर्म में दे दे रहे हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो जितना वोल्टेज या जितना EMF लेकर के एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उतनी एनर्जी किसी और दूसरी फॉर्म में बदल दे रहा है। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होगा। तो यानी जो हमसे पूछा गया है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ होता है वो किन का कॉन्सिक्वेंस होता है, तो हम कहेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा कहीं ऑप्शन अगर आपको मिले तो उसी को टिक कर दीजिए। पहले में कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होते इसलिए ऑप्शन को हटा दीजिए। सेकंड में कहा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, यही सही है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है फर्स्ट लॉ को और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताती है सेकंड लॉ को। तो इसका मतलब दोनों जब एक साथ दिए गए ऑप्शन में यही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने और समझा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी जाना और समझा है तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। और अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में झिझकने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।